ये भाषा बोधगम्यता क्या होती है? तो बोधगम्यता का मतलब होता है तुम्हारी समझ, और बोध को हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तभी कई बार जब आपके अधिकारी आपको समझाते हैं यू आर अंडरस्टूड, क्या तुम्हें समझ में आया, तब तुम कहते हो हाँ हमें समझ में आ गया। कई बार हमारी मम्मी क्या कहती हैं, बेटा मार्केट से ये सामान लेकर आना है, और अगला शब्द क्या कह रही है, क्या समझ में आ गया। उस समझ में आ गया या उस अंडरस्टैंडिंग को ही क्या कहते हैं, बोधगम्यता। क्या तुम्हें उसका बोध हुआ, क्या तुम्हें वो चीज समझ में आई, क्या तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आई। तो कह रहे हैं कि भाषा बोधगम्यता, भाषा की क्या हो सकती है, बोधगम्यता, और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। और प्रवीणता का मतलब एक्सपर्ट, प्रवीणता का मतलब एक्सपर्ट। बोधगम्यता, अच्छा आपका जो सीटेट में वो होता है आपठित गद्यांश, वो भी इसी का पार्ट है। सीटेट का जो आपठित गद्यांश है वो भी इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, तुम्हारी बोधगम्यता का। पहले वो तुमको पढ़वाता है, फिर कुछ क्वेश्चन करवाता है, फिर व्याकरण के क्वेश्चन करवाता है, संधि पूछता है, समास पूछता है, फिर उसका केंद्रीय भाव पूछता है। वो कौन सी कहानी थी, गधे और गधे कुत्ते और धोबी वाली। तो क्या होता है उस कहानी में कि जब गधे और कुत्ते दोनों पास में बैठे होते हैं, धोबी होता है, धोबी के दो एनिमल होते हैं, कौन कौन से, एक कुत्ता होता है, एक गधा होता है, और धोबी का नाम होता है कर्पूर, कपट। तभी क्या होता है, चोर आ जाते हैं शाम को। जब चोर आ जाते हैं तो गधा कहता है देख भाई डॉग तेरा काम है मालिक को जगाना, तू जोर जोर से भौंक, उससे क्या होगा, मालिक जाग जाएगा और चोर भाग जाएंगे। तो डॉग क्या कहता है, अरे तुम्हें पता है मुझे दाने भी कितने देता है, मंदर मंदर, मतलब मुझको थोड़े थोड़े वो दाने देता है, ऐसे मालिक के लिए मैं नहीं भौंकूंगा, और तुझे भौंकना है तू भौंक। तो गधा कहता है ये मेरा काम थोड़ी है, तो तेरा काम है। ये किसका काम है, तेरा काम है। तो गधे को तरस आ जाता है, कहता है यार ऐसा है, मालिक को अगर नहीं पता लगा चोरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो गधा जोर जोर से ढैचू और क्या करने लगता है, बोलने लगता है। तभी धोबी की आंख खुल जाती है, अब वो उठाता है डंडा, ना सोचता है ना समझता है, गधे की पिटाई शुरू कर देता है, खूब पिटाई करता है, खूब पिटाई करता है, बिछा देता है। अब बिछाने के बाद क्या होता है, गधा बेहोश पड़ा हुआ आराम से, और इसके बाद चोर जो होते हैं वो तो भाग ही जाते हैं। लेकिन धोबी को ये बात पता नहीं लग पाती है कि जो चोर हैं, क्योंकि कुत्ता डॉग भौंका तो क्लियर होता कि कोई आदमी आया है, लेकिन गधे के भौंकने से गधा भौंकता कोई ना है। तो कुल मिला के इसका जो बोधगम्यता हुई वो ये हुई कि जो आपका कर्तव्य है आप करें, जो दूसरे का कर्तव्य वो करें, दूसरे को दूसरे का कर्तव्य याद ना दिलाएं। गधे ने क्या करा, डॉग को डॉग का कर्तव्य याद दिलाया, और बदले में गधे ने क्या करनी चाहिए, हेल्प, बदले में क्या मिली, पिटाई। तो इससे क्या होता है, बोधगम्यता। प्रवीणता का मतलब आप कितने एक्सपर्ट हो, कितने प्रवीण हो, कितने परफेक्ट हो। ठीक है, अब एक लड़की है उससे ब्लेड वाली छुरी है तो प्याज ही नहीं कट रही, और एक लड़की क्या करती है, ब्लेड वाली छुरी पकड़ती है और प्याज खटाखट का मतलब टाइम से पहले चीजों को वो काट पीट देती है। तो इसका क्या करना है, मूल्यांकन। असल में ये मेन टॉपिक है मूल्यांकन। कौन सा टॉपिक है, मूल्यांकन। और वो किसका होता है, बोलना लिखना। क्लियर हो गया कि आप बच्चे का मूल्यांकन करोगे, क्या ढंग से वो बोल पा रहा है, पता लगा रोटी को कह रहा है लोटी, और सुनना उससे कह रहे हो तुम आदमी, और उससे सुनाई दे रहा है कुछ और। पढ़ना उससे पढ़वा कुछ रहा है। फिर डिस्लेक्सिया एक मूवी आई थी तारे जमी पर, तो उसको ये तो प्रॉब्लम थी, उसको उल्टा दिखता था। जैसे कभी आपके साथ भी होता है, अक्षर नाचते हुए दिखाई देते हैं, अक्षर भागते हुए दिखाई देते हैं, तो ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, लिखना। लिखने को कुछ दे रहे हैं, लिख कुछ रहे हो, लिखने को कुछ दे रहे हैं और लिख कुछ रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इसका बोधगम्यता। क्या हो गई, बोधगम्यता और मूल्यांकन। तो इस मूल्यांकन में 1 2 3 4 5 चीजें हैं। पहली क्या है, आकलन। दूसरा क्या है, मापन। तीसरा क्या है, CCE और पोर्टफोलियो। और क्रम निर्धारण मपनी, क्रम निर्धारण मपनी, क्रम निर्धारण मपनी, क्रम निर्धारण मपनी। इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यहाँ एक शब्द है मूल्यांकन, एक शब्द है मूल्यांकन, और एक शब्द है आकलन, एक शब्द है मापन। इन तीनों में अंतर क्या है? बिल्कुल गलत, तुम बताओ। जैसे मूल्य जो मापन और आकलन है, ये मूल्यांकन के अंदर
वेरी गुड। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन के पेट में दो चीजें हैं, एक क्या है? आकलन और मापन। अब हुआ क्लियर? बिल्कुल सही आंसर है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मूल्यांकन। एक थाली है पूरी खाने वाली, उस थाली में दो कटोरी रखी हुई हैं, एक किसकी है? दाल की और एक चावल की। तो एक दाल वाली जो हो गई वो आकलन और एक हो गई मापन। मतलब मूल्यांकन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आकलन और एक मापन। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? तो कभी भी ये बात मत करना कि हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, कुछ नहीं करते हो तुम क्या करते हो? मूल्यांकन में दो ही चीजें आती हैं, एक आकलन और एक मूल्य मापन। ठीक है, अब हमें ये बताओ, एग्जाम्पल देके, ये आकलन क्या होता है? आकलन, हाँ बताओ। आकलन होता है जैसे हम बच्चों के जो नंबर होते हैं, मतलब वैसे जो ग्रेड होते हैं एबीसीडी जैसे हम मतलब एग्जाम होते हैं तो उनको जो हम ग्रेड के रूप में देते हैं वो हमारा आकलन। वेरी गुड, ग्रेड के रूप में। लेकिन बेटा यहाँ पे करना ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट है आपका तो एकदम नहीं पढ़ा दीजिए, बात बिल्कुल सही है, पर उसे और हल्के से लाओ। कॉन्सेप्ट मूर्ख वाला ध्यान रखो कि स्टूडेंट कौन है? मूर्ख। तो ऐसी स्थिति में उसे क्लियर नहीं होगा एकदम ग्रेड, उसे कहते बेसिक से जोड़ो। उसे जिस दिन जिस समझ में आ गया आकलन क्या चीज है बेसिक से, तो वो जोड़ लेगा। तो बेसिक से बताओ कि कहते जीरो लेवल पे क्या है आकलन। अब ये किसी के समझ में नहीं आया, यहाँ पे बताओ किसी का आया समझ में? तो इनने ग्रेड की बात करी, नहीं आया ना? या किसी के आया तो हाथ उठा दो, देख लो, या किसी के समझ में नहीं आया। अब यहाँ तुम दूसरी बात कह सकती थी कि एक दूधिया आपके घर पे दूध देने आया, अब वो अपना लीटर भूल गया, तो उसने क्या करा? अंदाज से आपको क्या दिया? दूध दिया। ऐसी अंदाज लगाया और आपके बर्तन में किसी भी कटोरी से या गिलास से डाल दिया, तो इसे कहते हैं आकलन, आकना। अब आई क्लियर? कई बार क्या होता है कि जैसे ये है जो कसाई होते हैं तो वो क्या करते हैं? बकरे खरीदने जाते हैं तो बकरों का क्या करते हैं? आकलन करते हैं, अंदाज लगाते हैं इनमें कितना मीट हो सकता है। जैसे कई बार अगर मैं पूछूं कि ये सामने स्टूडेंट बैठी कितने किलो की है, तो प्रियंका क्या करेगी? तोलने का व्यवस्था तो है ही नहीं, तो ऐसे उठा के देखेगी या ऐसे देखेगी, एक अंदाज लगाएगी कि ये इतने किलो की हो सकती है। जहां पर क्लियरिटी ना आए, एक अनुमान आए, उसे कहते हैं आकलन। क्लियर हो गया? अब तुम अपनी बात जोड़ दो कि क्लास में क्या होता है जहां बच्चों को नंबर ना देकर उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं, उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं। अब ग्रेड दे दिया ए बी सी, क्या नंबर क्लियर हुए? पर ग्रेड हुआ। अब तो क्लियर समझ में आ गया आकलन कि आकलन में आका जाता है, आकलन में आका जाता है। जैसे तुम सब आकलन कर चुके हो कि ये कमजोर है और इसे मिलके पीटा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा क्या है? आकलन है। क्लियर है? तो ये क्या है? आकलन। लेकिन जब वास्तव में होगी लड़ाई तब क्या होगा? मापन होगा। ठीक है, अब भी बताओ आकलन अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो। जैसे अगर मैं सब्जी की दुकान पे सब्जी बेच रहा हूँ, तो मेरे पास गाजर लेने आए, मेरे पास तराजू नहीं है, तो मैंने उठा के तुम्हें ऐसी गाजर दे दी अंदाज से, तो ये हो गया आकलन। ठीक है, इसका सबूत क्या है? हमारी एजुकेशन पद्धति में ग्रेड देना, ए ग्रेड। जब आप असाइनमेंट लिखते हो तो उसमें जो ग्रेड नंबर नहीं मिलते, ग्रेड मिलते हैं, वो ग्रेड ही होता है आकलन, मतलब बच्चे को आंकना। अब जैसे आपके यहाँ रंगोली प्रतियोगिता हुई, अब रंगोली प्रतियोगिता में मान के चलो कि रचना ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई, तो कैसे नंबर दिए जाएंगे? उसको ग्रेड अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ मापन। ये बताओ मापन कौन? ठीक है, रचना का आंसर है कोई भी चीज नाप तोल के दी जाती है। ठीक है, मान के चलो रचना ने अपने स्टूडेंट को नंबर दे दिए, ये क्या हो गया? मापन। और मैंने कहा अच्छे नंबर है, अच्छे नंबर है। ठीक है, या फर्स्ट डिवीजन, जो तुम कहते हो फर्स्ट डिवीजन आई है, वो क्या है? अब क्लियर हो गया? अभी भी नहीं हुआ तो बताओ। हो गया? तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। यही तो है ना कि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता लगेगा टॉपिक का, आप, और मुझे पता है कि अभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? आपकी एजुकेशन सिस्टम में। अब इसका एजुकेशन सिस्टम में कैसे प्रयोग होता है, कोई बता सकता है? किवाड़े खोल लो, गर्मी हो रही बहुत। इसका एजुकेशन सिस्टम में प्रयोग कैसे हो सकता है? बताओ। नमस्ते। इसका एजुकेशन सिस्टम में प्रयोग कैसे होगा? मापन, आकलन और मूल्यांकन का। जो समझ गया, जैसे जो मूल्यांकन होता है,
चलो हम बात करते हैं, एक बात मत करिए, हम बात करते हैं हाई स्कूल की, या बात करें बीएड बीटीसी, ठीक है। चलो कितने लोग बीएड है वो हाथ खड़ा करें, कितने लोग बीटीसी हैं, पहले बीएड वाले हाथ उठाएं, बीएड वाले, ओनली बीएड। 1 2 3 4 5 बीएड, बीटीसी वाले 1 2 3 4 बीएडटीसी। तो इसके पक्ष किसके पास ज़्यादा है, बहुमत किसके पास है, बीएड वालों के पास। तो अब बीएड से ही समझाया जाता है आपको, ठीक है। मान के चलो स्टूडेंट है शिवानी, स्टूडेंट है शिवानी। अब शिवानी ने किस में एडमिशन ले लिया, बीएड में, ठीक है। अभी बीटीसी की बात भी करेंगे। शिवानी ने किस में एडमिशन ले लिया, बीएड में ले लिया। अब शिवानी को पहले साल में सबसे पहले क्या देने पड़े, सबसे पहले देने पड़े, क्या होता है वो, मंथली टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, नहीं इंटरनल। अब सही बात आई, क्या देने पड़े, इंटरनल। तो इंटरनल में दो चीज़ें हुई, एक चीज़ हुई आपको नंबर मिले, मान के चलो इसको नंबर मिले कितने, लगभग 30 नंबर मिले, कितने में से, 50 में से। और दूसरा इसका हुआ छोटा मोटा एक्टिविटी जिसको कहते हैं असाइनमेंट, या इसको हमारी हिंदी में कहते हैं दत्तकार। क्या कहते हैं, दत्तकार या असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है, दत्तकार या असाइनमेंट। चलो मैं ऐसे समझा देता हूं तुम्हें आसानी से। देखो मेरी तरफ कि शिवानी ने बीएड में एडमिशन लिया तो सबसे पहले क्या हुए, इंटरनल एग्जाम हुए। तो इंटरनल किस में पहुंचेंगे, आकलन। तो इसके सबसे पहले हुए इंटरनल किस में पहुंचे, मापन में। अब इसके यहाँ हुई रंगोली प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, ये किस में पहुंची, आकलन में। क्लियर हो गया। फिर इनके हुए एनुअल एग्जाम जिसको कहते हैं वार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षा के नंबर किस में पहुंचे, मापन में। और इसके बाद उसमें एक वाइवा हुआ, वार्षिक में भी वाइवा होता है पर वो फर्जी वाइवा माना जाता है, मतलब उसमें एग्जामिनर जो होते हैं स्कूल के ही होते हैं। तो वाइवा किस में माना गया, आकलन में। अब वो समय आया अंतिम कौन सा था, फाइनल के जो एग्जाम हुए वो किस में गए, मापन में। फाइनल में दो चीजें हुई, एक टीचिंग हुआ और एक क्या हुआ, वाइवा हुआ। टीचिंग और वाइवा किस में चले गए, क्योंकि टीचिंग में तो नंबर होते ही नहीं, वाइवा एक आकलन ही होता है कि कौन कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है। अब आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया, मापन और आकलन, इन दोनों को मिला के शिवानी का क्या बना, मूल्यांकन, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल मैं दूंगा, बताओगे आप। अब मान के चलो कि बीटीसी, अब बीटीसी वालों क्या हुआ, सेमेस्टर। बीटीसी वालों के साथ हर सेमेस्टर में क्या हुआ, दो चीजें हुई, एक हुए असाइनमेंट और एक हुए सेमेस्टर के पेपर, जो आप पेपर देते हो। तो पेपर किस में पहुंचे, मापन में, और असाइनमेंट किस में पहुंचे, क्या अब क्लियर हुआ। और दोनों मिला के क्या हुआ, मूल्यांकन। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं तो जो आकलन होता है ये आपके व्यक्तित्व के पक्षों का होता है। ये किसका होता है, व्यक्तित्व के पक्षों का होता है, जो व्यक्तित्व के पक्ष होते हैं। और मूल्यांकन, मापन जो होता है वो क्या होता है, आपके नंबर होते हैं, ज्ञान का होता है। अब बच्चा है हाई स्कूल का, नहीं बच्ची है हाई स्कूल की। बच्ची कौन सी है, हाई स्कूल की, और बच्ची का नाम है जयश्री। अब जयश्री को बताया गया कि हाई स्कूल में आकलन, मापन और आकलन, कि जयश्री को बताया गया थ्योरी कितने नंबर की है, 70 नंबर की है। अब प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30। तो सबसे पहले जो 30 नंबर की इन्हें थ्योरी के पेपर ऊपर दिए, तैयार करा, वो क्या हो गया, मापन। और जो इसने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई 30 नंबर की, वो क्या हो गए, आकलन। अब उसमें दौड़, भाग, खेल कूद और जो चीज़ें एक्टिविटी सम्मिलित करी गई वो किस में आ गई, आकलन में। क्या अब क्लियर है। आकलन में असाइनमेंट होते हैं, ग्रेड होते हैं, फर्स्ट डिवीजन होती है, सेकंड डिवीजन होती है। अब बताओ कोई डाउट यहाँ पे आ गया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके 6 नंबर बना के जाएगा। और अगर पूरे सीटेट की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन तक आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक साइकोलॉजी में भी है, हिंदी शिक्षण में भी है, संस्कृत शिक्षण में भी है, एनवायरमेंट शिक्षण में भी है, मैथ शिक्षण में भी है। और इस तरीके से ये कंप्लीट 15-16 नंबर का आपको देके जाएगा। बस फंडा यही ध्यान रखना, क्या, मूल्यांकन और अंदर आकलन और मापन। बीएड में तो पूरा एक सब्जेक्ट था, ध्यान करो तुम लोगों का, ध्यान आ रहा है बीएड में, मापन मूल्यांकन था। अगर ये वहाँ पढ़े होते तो आज समझता। और यकीन से बताना अगर तुम सच बोलो तो, क्या तुमको वो समझ में आया था,
नहीं आ जाता, वो किसी की भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ देखो एक बात बताऊँ, सीटेट क्वालिफाई करना है, साइकोलॉजी करना है, रट के करोगे, याद करोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल से जोड़ दोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। बात आई समझ में? ये बात तुम भूल जाना, बस एक बात ध्यान रखना, मापन 80/100 और आकलन अच्छे नंबर आए हैं, भूल के दिखाओ। बात आई समझ में? जो चीज़ तुम कह रहे हो बेटा कि मैं भूल जाती हूँ, तो मेरी एक बात पे गांठ बांध लो, एग्जाम्पल फिट रखना और फिर तुम मुझे भूल के दिखाना। जब तुम कह रही मैं भूल गई, संज्ञानावाचक पिता क्या है? यूलिक गुस्ताव नीसर अल्ड्रिक नाइसर क्या कहता है? समझ की जड़ें समझना, समझ की जड़ें समझना। अब काहे ध्यान आया? काहे ध्यान आया? व्यवहारवाद। चल व्यवहारवाद के पिता बता दे, व्यवहारवाद के पिता बता दे। बॉटसन है, बा से व्यवहारवाद, बा से भावी और बा से बॉटसन आ गया, भाभी कोई बीच में लिया, आराम से आ जाएगा। चल उसके बता दे गेस्टाल्टवादियों के। वर्दी मारे, वर्ट हाई मारे। मानवतावाद के पिता क्यों नहीं नाम ध्यान आ रहा है? अब्राहम मैस्ले, अब्राहम मैस्ले। और मनोविश्लेषणवादियों के पिता हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल से पकड़ोगी कभी नहीं भूलोगी, विदाउट एग्जाम्पल साइकोलॉजी पढ़ोगी तो बेटा धोखा खा जाओगी। विदाउट एग्जाम्पल साइकोलॉजी चल ही नहीं सकती। तो यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो मूल्यांकन में इन्होंने 5 चीजें बताई। पहला क्या? आकलन, आप समझ गए। दूसरा मापन, आप समझ गए। सीसी क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूस कंप्रेसिव एब्यूलेशन। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ओए मत कहा कर। क्या लिखा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब मुड़ के बैठिए मैडम, वरना गर्दन में दर्द होने लगेगा झुके झुके इधर से। या तो आप ऐसा करिए, ये ले लीजिए कुर्सी, इसको रख लीजिए आगे को, बैठ लीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बताओ क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? लगातार चलने वाला और व्यापक एग्जाम्पल देकर समझा दो। तभी तो साइकोलॉजी आज तक तुम्हें आई नहीं, तुमने एग्जाम्पल पकड़े ही नहीं। देखो कॉन्टिन्यूस कंप्रेसिव एबुलेशन, कॉन्टिन्यूस कंप्रेसिव, तुमने बिल्कुल सही बताया कि सतत मतलब लगातार, व्यापक का मतलब जैसे अपने टेस्ट वगैरह होते हैं, ये मंथली निकलते रहते हैं लगातार, वो मतलब सतत हो गया। और जो मतलब पूरा उसका वार्षिक होता है वो मतलब व्यापक। वो कैसे व्यापक हो गया? फिर तो तुमने इसका मतलब ही खत्म कर दिया, फिर तो तुमने इसका मतलब ही खत्म कर दिया। फिर मेरी बात नोट कर लो, विदाउट एग्जाम्पल कोई भी कॉन्सेप्ट बेटा मत पकड़ना, चक्कर में पड़ जाओगे कतई। अब देखो मैं इसे जोड़ दे रहा हूं तुम्हारा, सुनो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बात आई फिर शिवानी की। किसकी बात आई? शिवानी। यहाँ 2 बच्चे ले रहे हैं, एक बीएड वाले एक बीटीसी वाले, शिवानी। और दूसरा बंदा बीटीसी का कौन है? प्रियंका। ठीक है, 2 बंदे हैं। इन दोनों बंदों ने बीए किया। क्या करा? बीए करा, बीएससी करी, बीकॉम करा। कहने का मतलब यूजी, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन किया। अब इनके मन में आया कि मैं बीएड करूंगी, और इनके मन में आया मैं बीटीसी करूंगी। बीएड का पहले नाम था एलटी और बीटीसी का पहले नाम क्या था? बीटीसी का पहले कुछ और नाम था, फिर बीटीसी हुआ, फिर डीएलएड हुआ। अब आप यही समझ लो कि बीटीसी करने के बाद तुम्हें ये नहीं पता कि बीटीसी का पहले नाम क्या था। सीटी, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग। एलटी, एलटी जो था बीएड का पहला नाम था। ये तो छोटी, तभी तो तुम कहते हो इंटरव्यू में फंस कैसे गए, वो तुम्हें फांस लेगा बहुत आसानी। यहाँ पे बीटीसी का पहले नाम था सीटी, सीटी, सी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, बस एक सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग लिख दिया था। और मैं इसकी भी पूरा इतिहास बता सकता हूँ, बट कैमरे के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि कई चीज़ें उसमें ऐसी आ जाएंगी कि मैं फसाद में आ जाऊँगा। जब ये वीडियो बंद हो जाए तब मुझे बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा सीटी की फुल फॉर्म कैसे करके आए। तो बीटीसी का पूरा नाम था सीटी और बीएड का नाम एलटी।
ठीक है, तभी तो IIT ग्रेड होता है और वहाँ केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। शिवानी तुम्हारे आगे तो गोल्डन पीरियड है, देखा जाए तो टोटल 18 वैकेंसी है, तो अप्लाई कर सकती हो। अब किस्मत खराब, अब बच्चे को पता ही नहीं 18 वैकेंसी कौन कौन सी है जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, पूरी 18। और BTC वालों को मिलते हैं 8 मौके और बीएड वालों को मिलते हैं 18। अब समझो CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पे सतत का मतलब है लगातार, लगातार और लगातार, और व्यापक का मतलब है जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व है इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन। भाई आपने ये तो पता लगा लिया कि आरती मैडम जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर लेती हैं, पर इनका व्यापक पक्ष क्या है, इनके अंदर धैर्य कितना है, ये रंगोली कितनी अच्छी बना लेती हैं, ये स्पीच कितनी बढ़िया दे लेती हैं, इनका राइटिंग कितना बढ़िया है, या इनके व्यक्तित्व के जो और पक्ष होते हैं। जैसे जो आपका एक पक्ष तो व्यक्तित्व का ये है कि आप सब कौन हो, स्टूडेंट हो, पर एक पक्ष और भी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आती होंगी। कोई खाना अच्छा बना लेता होगा, कोई कपड़े अच्छे सिल लेता होगा, कोई ड्राइंग एंड पेंटिंग अच्छी कर लेता होगा, कोई पेंट बढ़िया बना लेता होगा, कोई कुछ भी XYZ, कोई वो होती बागवानी, कोई अपने घर का गार्डन बहुत अच्छे सजा लेता होगा। तो ये क्या है, व्यक्तित्व का व्यापक पक्ष, व्यक्तित्व का व्यापक पक्ष। तो एक तो पता लगाना है, बच्चे के लगातार एग्जाम्पल लेना है, और दूसरा उसके व्यापक पक्ष का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, अगर तुमने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी तरफ ध्यान दो, देखो क्या है। शिवानी ने बीएड करा और क्या करा, BSc या BA किया। अब सबसे पहले क्या क्या करा, जो बीएड मेडिसिन के लिए एंट्रेंस एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम या प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पहला चरण था। कौन सा चरण था, मतलब पहली स्टेज क्या थी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रवेश परीक्षा। और इधर क्या था, मेरिट। जब तुमने सोचा कि मैं बीएड या BTC करूंगी तो मैं सबसे पहले दबोचा गया कहां पे, लाके प्रवेश परीक्षाओं में। उसके दो तरीके थे, एक प्रवेश परीक्षा, एक मेरिट। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में आपको फांस लिया गया उसी दिन जिस दिन आपने सोचा था कि मुझे बीएड करना है। अब आपको स्कूल अलाउट हुए, आपको डाइट मिली या स्कूल मिले। इसके बाद आपकी पहले साल में क्या हुई, परीक्षा। पहले साल में क्या हुई, परीक्षा, उसमें नंबर मिले, नंबर मिले। और यहाँ पे क्या हुआ, आकलन। आकलन में आपका आकलन किसका हुआ, आपके असाइनमेंट बनाने का, आपका भाषण देने का, आपका डिबेट का, आपका चर्चा का, आपकी गायन प्रतियोगिता का, आपकी रंगोली प्रतियोगिता का, आपकी डांस प्रतियोगिता का, ये सब क्या हुआ, ये आकलन हुआ। इस आकलन को ही कहते हैं व्यापक पक्ष। मतलब उन्होंने एक तो तुम्हारी परीक्षा ली पहले साल में, वो क्या हो गया, वो हो गई आपका मापन यानी परीक्षा। आपको तय कर दिया कि आपको 100 में से 80 नंबर मिल गए, या उन्होंने आपको फेल कर दिया। ठीक है, और जो आपसे असाइनमेंट बनवाए, आपसे विभिन्न एक्टिविटी करवाई, ध्यान आ रही है, वो जो चार्ट बनवाते थे, स्कूल में पहुंचाते थे, वो लेसन प्लानिंग होती थी, वो सब किस में आ गए, व्यक्तित्व का पक्ष। अब आ गया व्यापक, सतत। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाई स्कूल का एक बच्चा है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे ऊपर ही ले लेता हूँ। तुमने क्या करा है, BTC करी है, ठीक है। तो BTC करने पे, ठीक है, BTC करी है आरती ने। अब क्या हुआ कि आरती ने सबसे पहले क्या करा, मेरिट में स्थान लिया, हो गया स्थान, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सतत। यहाँ पे दो चीजें हैं, सतत का मतलब लगातार और व्यापक का मतलब व्यक्तित्व के पूरे का पक्ष, ठीक है। जैसे आपकी बच्ची पढ़ने में स्कूल में बढ़िया है, तो ये उसका ये वाला पक्ष हो गया, पढ़ने वाला। सतत नहीं मतलब पढ़ने वाला हो गया, पर वो बच्चों को पीटती बहुत अच्छे से है, वो बच्चों के काटती बहुत अच्छे से है, वो बच्चों की कोई कपड़े उपड़े फाड़ देती है। तो ये क्या हो गया, उसका व्यापक पक्ष हो गया। कोई बच्चा होता है ना, वो बहुत आसान से जेब में हाथ डाला सामने वाले को, ये करता है तो उसकी जेब होती है वो भी चली आती। जब मैं छोटा था तो यही करता था, जब लड़ाई हो जाती थी सबसे पहला काम जेब फाड़ना होता था। तो ये बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है कि फाड़ दी जेब, या कॉलर खींच के पकड़ लिया। और हमारे टीचरों ने भी हमको पीटा तो ऐसे ही पीटा, भागे कॉलर ही पकड़ ली। अब हम भाग रहे हैं, वो कॉलर पकड़े हुए हैं और पिटा रहे हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब व्यापक का मतलब आपके व्यक्तित्व का पक्ष। अब आपने करी BTC, तो जैसे ही आप विद्यालय पहुंचे तो आपके कितने सेमेस्टर टोटल सेमेस्टर कितने थे, 4 सेमेस्टर थे। पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर थे। इन 4 सेमेस्टरों में आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक करना पड़ा मापन, क्या मापन, और एक आकलन। मापन में आपने क्या करा, पहले सेमेस्टर में क्या हुआ, आपका पेपर हुए,
पेपर क्या हो गया, मापन हो गया। अब आकलन में आपसे क्या क्या कराया, नंबर 1 असाइनमेंट। पहले सेमेस्टर में टीचिंग कहाँ होती है, पहले सेमेस्टर। चलो असाइनमेंट बनवाए, फिर क्या करवाई, टीचिंग करवाई, फिर क्या कराए, एक्टिविटी। एक्टिविटी आपसे एक्टिविटी कराई, आपसे टीचिंग करवाई, आपको असाइनमेंट दिए। ये जो जितना काम दिया ये आपका व्यापक पक्ष है। तभी तो आपका पता लगेगा कि आप असाइनमेंट में कितने अच्छे हो। किसी को 0 भी मिलता है या बेकार मिलता है, किसी को A ग्रेड मिलता है। दूसरा, टीचिंग में आप कितने बेहतर हो। तो ये चीज़ें जो थी, इसके 2 नाम है, एक आकलन और एक नाम क्या है, व्यापक। अब हुआ के लिए सेकंड सेमेस्टर में भी जे हुआ। अंत में जो आपका हुआ रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या कहलाया, मूल्यांकन, जिसमें शामिल था आपका मापन और आपका आकलन। आकलन का ही दूसरा नाम क्या हो गया, व्यापक, क्योंकि जो आंका गया वो आपका व्यक्तित्व आंका गया। और जो आपसे लगातार पहले साल पेपर, दूसरे में पेपर, तीसरे में पेपर, चौथे में पेपर, ये क्या हो गया, सतत। अब समझ में आया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये बेस है। अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको हाई स्कूल के बच्चे के अनुसार या छोटे बच्चे के अनुसार लो। जैसे ही हमने एडमिशन लिया तो पहले ही मतलब महीने में टेस्ट हुए, फिर दूसरे महीने में टेस्ट हुए। जैसे केंद्रीय विद्यालय होता है, केंद्रीय विद्यालय में 3 महीने में टेस्ट होते हैं, 3 महीने बाद टेस्ट, फिर छमाही टेस्ट, फिर 3 महीने के 6 टेस्ट, फिर छमाही टेस्ट। ये हो गया सतत, कॉन्टिन्यू टेस्ट। और उन टेस्टों के साथ उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी का टेस्ट लेना, वो होता है व्यापक। तो अब किसकी समझ में नहीं आया, क्या आ गया बताओ, जो आ गया वो बताओ। एक हाई स्कूल का बच्चा है तो वो दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, वो गायन प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, जे आकलन हो गया और जे उसके व्यक्तित्व का व्यापक पक्ष हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो उसके लगातार मतलब तिमाही, छमाही, ये लगातार पे चल व्यापक चल रहे हैं, ठीक है। जैसे वो हमारे यहाँ एक बार बीएड में क्या हुआ था, मैडम आ गई, बोली अब तुम्हारे ये वाला टेस्ट लेते हैं व्यापक, 5 मिनट, वो 10 मिनट में बताओ दाल चावल कैसे बनाओगे, 10 मिनट में बताओ दाल चावल कैसे बनाओगे। तो ये आपका कौन सा पक्ष हो गया, क्योंकि आप हो शिक्षक, टीचर, और आपको काम क्या दिया जा रहा है, कुकिंग। तो कुकिंग इसमें नहीं है, कुकिंग किसमें है, व्यापक में। तो बताओ 10 मिनट में दाल चावल कैसे बनाओगे। ठीक, यही तरीका होता है, ठीक है, ओके। तो उसमें मैंने यही बताया उनको, मैंने कुछ नहीं करना है, कुकर लेना है और उस कुकर में दाल की सारा सामान डाल देना है और छोटा टिफिन लेना है बंद करने वाला। उस टिफिन में चावल रखना है, थोड़े पानी रखना है, उसको बंद करके भी दाल के अंदर ही रख देना और एक ही सीटी में 10 मिनट में दाल चावल दोनों रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कौन सा पक्ष हो गया, व्यापक पक्ष हो गया। और तुम्हारे तो पता नहीं कितने होंगे, वो तुम जानते होगे, मुझे कोई ना पता। हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत ही करोड़ा की मूर्ति दिखाई दे रही है मैडम, और जब बेटी ने परेशान करा, इधर आ, बोले तो उसको पकड़ा और 3-4 थप्पड़, ये आज तो तेरे पापा भी तो ये नहीं बचा पाएंगे। अब क्या हुआ, मम्मी ने मारा, पापा से कहूँगी, पापा से। बेटी को बड़ा उम्मीद थी कि शाम को पापा आएंगे, फिर मैं पापा को बताऊंगी कि मम्मी ने आज मारा, हो सकता है पापा बदला लेंगे। अब बेटी आई, मम्मी ने मारा, अब पापा भी क्या बदला लें, क्या कहें। फिलहाल बेटी समझ गई कि कोई फायदा नहीं है पापा से शिकायत करने का, क्योंकि हमारे पापा भी इनके सामने डरते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आकलन आ गया समझ में, मापन आ गया, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार टेस्ट लो और व्यापक रूप से टेस्ट लो, ठीक है। अब अगला है पोर्टफोलियो। क्या है पोर्टफोलियो, मैंने बताया था, बताओ क्या है। पहली बात तो तुम जोर से बोला करो। देखो, अगर टीचिंग लाइन में हो तो तुम्हारी आवाज़ जो है जैसे वैसे मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहो। जोर से बोलो, जितना तुम में जान है, भले ही गला बैठ जाए, कुछ हो जाए, पर जोर से बोलो। जैसे हम जैसे बीच में गैप आ क्यों जाता है, मतलब फिर मतलब आ गया। तुम्हें देखो, कुछ शब्द नहीं बोलना है, पहला शब्द ये नहीं बोलना है जैसे, दूसरा शब्द ये नहीं बोलना है मतलब। अब इसके अलावा तुम जो बोलना है बोलो। हाँ बताओ। जैसे नहीं बोलना है ना, जैसे मतलब, मैं सोच रही बेटा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बोलो। पर तुम एक बात बेटा ये समझ पा रहे हो कि तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्किल डेवलप करने पड़ेंगे तुम्हें यहाँ पे।
शुरू से लास्ट तक का। मतलब कुल मिला के आपका भी पोर्टफोलियो बना है, आपका भी पोर्टफोलियो बना है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, इसको एग्जांपल देके समझाऊं क्या होता है पोर्टफोलियो। जैसे एक बच्चा कक्षा 4 में है, तो कक्षा 4 की मैडम ने उसका पूरा एक डेटा बनाया, उसका बैकग्राउंड, उसकी कुंडली, कि वो भाषा में बोलने में कितना अच्छा है, वो सुनने में कितना अच्छा है, क्या चीज़ उसकी अच्छी है, क्या चीज़ बेकार है, कितने वो याद कर पा रहा है, कितना याद नहीं कर पा रहा है। तो ये सब तुमने उसका एक डेटा बनाया। क्या बनाया? डेटा। जैसे जो तुम अगर कंपनी के मालिक होती हो, तो तुम्हारे जो नौकर होते हैं, कर्मचारी, काम करने वाले, तुम भी उनका डेटा तैयार करते हो, कितने घंटे काम कर लेता है, कौन कौन से स्किल, रिज्यूम कह सकते हो। तो ये एक तरीके का बच्चे का बायोडाटा होता है, जिसके अन्य नाम होते हैं बच्चे का दस्तावेज, बच्चे की कुंडली, जन्म कुंडली नहीं, केवल कुंडली, और बच्चे के बारे में, उसकी भाषा स्किल के बारे में, उसकी समझ के बारे में। जैसे अभी मैं आपका एक टेस्ट लूँगा यहाँ पे, ये मैंने ट्यूटोरियल आज लेके आया हूँ, और ये ट्यूटोरियल किसके हैं? ये अमर उजाला के ट्यूटोरियल हैं। इस ट्यूटोरियल में क्या है आप देखोगे, ट्यूटोरियल में तो एक संपादकीय पेज होता है। कौन सा पेज होता है? संपादकीय। ये पेज बहुत बड़े बड़े विचारक जो हैं वो लिखते हैं। इसे कौन लिखते हैं? विचारक लिखते हैं। ये देखो संपादकीय पेज होता है, इसे विचारक लिखते हैं। तो हमारे यहाँ टीचरों में क्वालिटी होती है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। अब मुझे आज ये टेस्ट लूँगा कि आपकी रीडिंग और रिफ्लेक्शन कैसी है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो तो मैंने ही बनाया है, और मुझे भी आपके पोर्टफोलियो में सब ऐड करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करना है तो समझ डेवलप करनी पड़ेगी। ये समझ का खेल है, ये यूपी टेट नहीं है, रट के गए और काम हो गया। अब तो यूपी टेट भी समझ पर आधारित होने वाला है। अब ये समझो, शिक्षक बनना ना को चने चबाना। पर आसान कब है? जब ऐसा ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है जो खुद भी अनुभव रखता है, या अधिकतर बच्चों के बीच उतरा हुआ है। समस्या साइकोलॉजी में या सीटेट में क्या आती है? जब ऐसा टीचर आपको पढ़ाता है कि जिसका ना तो बच्चों से कोई टच रहा है, ना टीचरों से कोई टच रहा है, ना प्रोफेसरों, ना स्कूल से, तो वो चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन जब ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्होंने बच्चों के बीच जाके काम किया है, भाई मैं तुम्हें बताऊं कि किचन में ऐसे काम होता है, किचन में वैसे काम होता है, ऐसे खाना बनता है, सब व्यर्थ है जब तक तुम घंटों किचन में जाके काम ना करो। और उसमें भी क्या, जब घर में 30 मेहमान आ जाएं और मई के महीने की गर्मी हो, वो जो पसीना पसीना आता हो, और उस समय जो कुकिंग करना हो, वो परफेक्शन की स्थिति होती है। ये नहीं कि आपको कुकिंग आ गई और बस एसी में खाना बना रहे हो, ऐसा नहीं है। परफेक्शन की स्थिति क्या है? विपरीत परिस्थितियों में अपने काम को कर सको। पता लगा तलवार चलाना तो बहुत सिखाई, अब 3-4 लोग एकदम आ गए, बोले छोड़ो, कुछ नहीं, अपने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये होता है पोर्टफोलियो। जो आपका पोर्टफोलियो मैंने ही बनाया है, ठीक है। आप सभी का पोर्टफोलियो शायद 3-4 लोगों का नहीं है। तो आरती मैडम का नहीं है, एक ये सावित्री मैडम का नहीं है, जयश्री मैडम का नहीं है, और ये इसका शिवानी का नहीं है। इन 4 लोगों को छोड़ के सबका पोर्टफोलियो मेरे पास है। सभी का पोर्टफोलियो मेरे पास क्लियर है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो में क्या होता है? बच्चे का दस्तावेज होता है, बच्चे के बारे में होता है, उसका आप देखते, ताकि जब वो बच्चा कक्षा 5 में पहुंचेगा तो कक्षा 5 में उसकी मैडम देखते ही समझ जाएंगी कि बच्चे का कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। तो जो वीक है उस पर काम कराया जाएगा, जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग करा जाएगा। ये भी तो अपने आप में एक ताकत है ना भाई। अगर कहो सर सुपर टेट तो सुपर टेट में पास होना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। आपकी करंट कितने नंबर की हो गई? 30 नंबर की। आपका साइकोलॉजी कितने नंबर की हो गई? 30 नंबर की। आपकी हिंदी संस्कृत कितने की हो गई? 30 की। कितने हो गए? 90 में से 90 ले आओ। 90 ही मतलब तो 85 ले आओ। कितने ले आओ? 85। अब इतने भी बेकार नहीं हो कि साइंस में 5 ना आ जाएं, कि इंग्लिश में 5 ना आ जाएं। बहुत आसान है क्वालिफाई करना। प्रॉब्लम कब होती है? 90 में से आना चाहिए 85, पर आ गए 60, यहीं तुम फेल हो गए। कहने का मतलब जो चीज़ ताकतवर है उससे और ताकतवर करो। जैसे बच्चों से मेरी बात होती है तो कहते हैं सर जी हमारी हिंदी बहुत बढ़िया है, सर जी हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। अब उससे पूछो अच्छा पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? सर जी हे हमें तो नहीं पता। पहले हंसेंगे, फिर हमें तो नहीं पता। कूलर खोल लो, लाइट आ गई है, और दोनों अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कर लो। तो ये क्या होता है? आपका समझ, ठीक है, कि किसी चीज़ को लेके। ओके, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको एक नौकर चाहिए और आपको पता लग गया वो नौकर पड़ोस के घर में काम कर रहा है। अब आप पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाते हो और पूछते हो मैडम उस नौकर के बारे में बताओ कि उसमें क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या होता है? पोर्टफोलियो। आगे बढ़े। अब अगला शब्द है क्रम निर्धारण मापनी। एक चीज़ और बता दूं, पोर्टफोलियो अंतर्गत आता है आकलन के।
पोर्टफोलियो अंतर्गत आता है, ध्यान रखना ये चीज़, पोर्टफोलियो किसके अंतर्गत आता है? आकलन के। किसके अंतर्गत आता है? ये वाला कूलर इधर कर दो थोड़ा सा। ये किसके अंतर्गत आता है? आकलन के। और क्रम निर्धारण मपनी किसके अंतर्गत आती है? आकलन के। ये क्रम निर्धारण मपनी हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम, और इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या होता है ये? एक पे कर दो। हाँ, क्रम निर्धारण मपनी, एक शब्द क्या है? क्रम निर्धारण मपनी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। ये क्या होता है रेटिंग स्केल? हाँ बताओ। रेटिंग स्केल, जैसे अभी मैं आप लोगों का रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का टेस्ट लूँगा। क्या लूँगा? रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, एक क्रम बनेगा नंबर के हिसाब से। तो जो नंबर के हिसाब से क्रम होता है उसे कहते हैं रेटिंग स्केल। लेकिन इसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है, टीचर क्लास में खड़ा है और वो क्या कह रहा है कि ये मैडम है, ये बहुत अच्छी हैं, इनसे अच्छी ये है, इनसे अच्छी ये हैं। यहाँ नंबर नहीं दिए जाएंगे, एक अनुमान लगाया जाएगा। एक जैसे आप जब ऐप चलाते हो कोई भी ऐप, तो उस ऐप में क्या करते हो? स्टार आते हैं कि पहली रेटिंग 5 स्टार दे रहे हो, 2 स्टार दे रहे हो, 3 स्टार। उसी को तो कहते हैं रेटिंग स्केल, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बच्चे को कितने स्टार दे रहे हो या तुम बच्चे को कितना बेहतर बता रहे हो। जैसे मेरी नज़र में देखा जाए तो यहाँ पे सावित्री मैडम जो हैं वो रेटिंग स्केल की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे आती हैं, ठीक है। अगर सेकंड नंबर पे बात करो तो ये प्रियंका आती है। अगर तीसरे नंबर पे बात करो तो जयश्री आती हैं। चौथे नंबर पे बात करो तो ऐसी जो क्रम है पर उसमें नंबर नहीं होंगे, एक अनुमान होगा। ये क्या है? रेटिंग स्केल। कुछ भी सही, प्रियंका आंसर तो सही दे रही है, वो बात अलग है, वो बेचारी अपनी बातों को उचित शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रही है। बोलना यही तो होता है कि मन में तो बहुत कुछ चल रहा है पर तुम्हें वो शब्द ही ध्यान नहीं आ रहा है। और ये कैसे अच्छा होता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, वो भी बोर्ड पे। असल में लड़कियों के साथ क्या होता है? लड़कियों के साथ ये होता है, एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। जैसे घर में 4-5 मेहमान आए तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं दूसरों से, बचती हैं। लड़कियां जो हैं थोड़ा बचती हैं, लड़के घुस के बैठते हैं। सपोज दैट कजिन ब्रदर आ गए, अब भैया तो घुस गया उनमें जाके, और तुम कैसे हो? लड़कियां थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं कर पाती। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब वो प्रोफेशनल लाइन में आती हैं तो वो भी हेजिटेशन में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती इंटरेक्ट करने की। अब एक लड़की है जो कोई ऐसी जॉब कर रही है, कम्युनिकेशन का काम है, काउंटर पर बैठी हुई है, रोज के 200 लोगों से, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के काउंटर पर बैठी है और 200 लोगों से रोज कम्युनिकेट कर रही है, उनका पर्चा बना रही है, उनका नंबर आ रही है, वो लड़की पढ़ा लेगी। अब ऐसी लड़की है जो घर बैठी है और अगर 4 मेहमान आ गए तो वो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि पानी ले जाके उनके पास तक पहुंचा दे। ये अंतर होता है कम्युनिकेट का। और कहीं ना कहीं जिन लड़कियों का बैकग्राउंड ऐसा होता है जो शर्माती हैं, वो तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, पर वो बेहतर कर सकती हैं कब? जब बोर्ड पे आके पढ़ाएं। तो यही अंतर होता है। अब जो लड़की बेहिचक कतई जॉब तीरी हुई है, किसी काउंटर पे बैठ के, या सेल के मामले में उसे एक्सपर्ट है, वो नहीं चुकेगी बोलने से। तो जो 3 प्रोफेशन ऐसे हैं, अगर आप नहीं बोले तो आपकी जॉब गई, आपके स्किल गए, आपकी नॉलेज गई। पहला टीचर, दूसरा वकील और तीसरा पत्रकार। इन 3 को बोलना बहुत ज़रूरी है। अब पता लगा मुकदमा चल रहा है, वकील साहब ने सही से बहस ही नहीं करी, तो रिजल्ट क्या होगा मैडम? अब पत्रकार पत्रकारिता करने आया, अब मर्डर हो गया, अब वो पत्रकारिता ही नहीं कर पा रहा है ठीक से, अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है, तो क्या होगा? मामला खराब हो जाएगा। अगला टीचर, वो समझाने तक कुछ आया और उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या फ़ायदा? हम क्या करते हैं, आपको आपकी भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। वही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था, फिजा मैडम आ गई, वरना वो आज ऐसा क्लियर हो जाता कि तुम कभी नहीं भूलते। तभी तो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता नहीं। मेरी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि साइको चलती है एग्जाम्पल से और मेरे एग्जाम्पल थोड़े अलग तरीके के चलते हैं। इसलिए भैया तुम्हें वो फिजा मैडम से जानो कैसे क्या चलेंगे, क्योंकि विषय की अपनी अपनी एक हैबिट होती है। जैसे मैथ प्रैक्टिस चाहिए, इंग्लिश प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे ही साइकोलॉजी कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। जैसे एक शब्द है कि आपका, वो कहते हैं कि स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या है? स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या है? पुनर्बलन। क्या है पुनर्बलन बताओ? ये तुम कभी भी याद नहीं कर सकते, बट अगर तुमने एग्जाम्पल समझ लिया तो तुम समझा दोगे। पुनर्बलन क्या है बताओ? देखो है, ये नहीं बता पा रही, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल दे पा रही है। जब तक ये एग्जाम्पल नहीं देगी तब तक इसका पुनर्बलन क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल देके समझाओ। बताओ, एग्जाम्पल देके।
बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वेरी गुड, हाँ तो उसे उसकी मम्मी चॉकलेट देती है। वेरी गुड, कतई सटीक है। हाँ फिर ऐसे कुछ हाँ, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसकी मम्मी चॉकलेट देती है, कुछ पैसे देती है, कुछ टॉफ़ी देती हैं, तो बच्चा लालच में जाता है। 3-4 दिन लालच में गया, अगली बार उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर जब चॉकलेट पैसा नहीं देती हैं तो दोस्तों के लालच में जाता है, और तीसरी स्टेज में उसकी एक फ्रेंड बन जाती है, फिर अपनी फ्रेंड के लालच में जाता है। इसे कहते हैं पुनर्बलन। देखा, अगर जितना दुर्गेश मैडम ने जितना सटीक आंसर दिया है, अब जैसे ही मैंने कहा पुनर्बलन और प्रियंका तुम ऐसा ही जवाब दे लेती तो अब बताओ किसी समझ में नहीं आया, सबकी आ गया। इसलिए मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, साइकोलॉजी में कभी ये वो ये मतलब मत करना, सीधे एग्जाम्पल फेंक के मारना। जैसे ही वो कहे अवचेतन मन, एक बहू का सास के प्रति जो मन में गुस्सा भरी हुई है वो अवचेतन मन में होगी, और चेतन मन में क्या होगा, अरे सासू माँ आप क्या हाल है। कभी डायरेक्ट बात मत करना, एग्जाम्पल दे के बात करना, ठीक है। तो क्रम निर्णय अपने का मतलब रेटिंग स्केल, जे किस में आता है, आकलन में। तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि पोर्टफोलियो किस में आता है, आकलन में। रेटिंग स्केल किस में आता है, इसी का नाम क्या है, क्रम धारण मपनी। और मापन में क्या आएंगे, नंबर, जो नंबर चढ़ा जाएंगे किस में आएंगे, मापन में। आगे बढ़े, इसके बाद है आकलन। अब आकलन देखो, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया, अब ये बस इसके तथ्य हैं सीबीएसई के, जो आपका सीटेट है, अब इनको आपको समझना है, ठीक है। तो अब बताओ ये अगली लाइन क्या कह रहे हैं, भाषा में मूल्यांकन। अब मूल्यांकन समझ में आ गया, दो चीजें हैं मूल्यांकन में, एक आकलन, एक मापन। ये लाइन पढ़ो और मुझे समझाओ। तो मैडम कतई तुम सबको बोर्ड पे लाके पढ़वाऊंगा, इसके बाद लाइन पे आओगे एक एक। तभी तो कह रहे दो बाहर निकले कैसी, जे और यास्मीन और ये प्रियंका, जो दो बाहर निकले, फिर तरन्नुम और जयश्री को बाहर निकालना है, इसके बाद फिर तुम लोग बाहर निकलो। ये चार कैसी बाहर निकलें, टीचिंग स्टाइल में आ जाएं, ये चार होने के बाद फिर आपका नंबर लगेगा। भाषा में मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता के आकलन पर अधिक महत्व देना चाहिए। जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हो तो इस पे अधिक फोकस मत दो कि वो क्या कर रहा है, उसे याद हुआ नहीं हुआ, कि वो सीख रहा है, क्या सीखने की क्षमता डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। किस पर ध्यान देना है, सीखने की क्षमता पर। सीखने की क्षमता क्या है, एक बच्चा भाषा को नहीं सीख पा रहा है और दूसरा बच्चा सीख जा रहा है, तो एक बच्चे के अंदर क्या है, सीख क्षमता नहीं है। तो जो आकलन करो वो इसका मत करो कि उसने अच्छा लिखा कि अच्छा नहीं लिखा, मूल्यांकन इस बात का करो, ये जो बेचारा सीख रहा है तो इसे सीखने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करो ताकि वो अच्छे ढंग से सीख सके, ठीक है। तो अब आप बच्चे को पढ़ाओगी तो उसके इमले पे, उसके बोलने पे फोकस नहीं करोगी, इस पे करोगी कि बेचारा जो भाषा सीख रहा है तो इस सीखने में से प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो इसकी क्षमता है, कैपेसिटी। भाई किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कैपेसिटी कम होती है। जैसे कोई लड़की ऐसी होती है बिना खाने के ही पूरे दिन उसे कोई दिक्कत नहीं है, और एक ऐसी है कि अगर सुबह को नाश्ता भी नहीं मिला तो बेहोश। क्लियर। तो ये क्या होती है, क्षमता। तो ये बात समझ में आ गई। मूल्यांकन किसका होना चाहिए, भाषा सीखने की क्षमता का। भाषा में आकलन, अंतर समझना। और एक चीज बता दूं, पूरे सीटेट में कक्षा 1 से 5 तक वो आकलन की बात करा है, वो आकलन की बात करा है, वो आकलन की बात करा है, कहीं भी मापन की बात नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्या है, केवल आकलन, आकलन, आकलन और फिर आकलन। क्लियर। हालांकि नंबर देते हैं वो जो भी है, लेकिन मेन फोकस क्या है, आकलन। अभी आप कच्ची मिट्टी को थोड़ा सा शेप दे रहे हैं, तो कई बार बिगाड़ेंगे भी, कई बार संभालेंगे भी, अभी फाइनल टच नहीं दे रहे हैं। तो क्या चलेगा, आकलन, आकलन, आकलन और आकलन, 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 आकलन,
तो कुल मिला के तुम्हारा एक ही सब टच होगा, आकलन। आकलन और मापन में अंतर ये होता है कि आकलन में आप फीडबैक दे सकते हो, अंदाज लगा सकते हो। भाई मापन में ये है कि आज मान के चलो मैं तुम्हें सीटेट पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, सीटेट पढ़ा रहा हूँ, और तुम्हारा एक फाइनल टेस्ट होगा, क्या होगा, फाइनल टेस्ट होगा। तो इसके बाद नंबर आ जाएंगे, तुम फेल तो फेल, पास तो पास। तो ये तो मापन हो गया, कोई फ़ायदा मिला ही नहीं। आकलन से क्या फ़ायदा, मैंने बीच में ही आंक लिया। जैसे अभी मैंने अंदाज लगाया मुझे अंदाज लग गया रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन को लेके। जब रीडिंग रिफ्लेक्शन को लेके अंदाज लगा तो मैं आकलन करने के लिए क्या लेके आया, ये ट्यूटोरियल लेके आया, संपादकीय पेज लेकर आया। तो इससे आज मुझे क्या लगेगा, आकलन, और आकलन के बाद मैं क्या दूंगा आपको, फीडबैक। तो ये फ़ायदेमंद है आकलन या मापन फ़ायदेमंद है? ठीक है। अब मैं अगर आपका मॉक टेस्ट भी लूँगा तो वो भी तो आकलन हो गया कि भैया बच्चा कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या होता है, आकलन होता है। तो अब आपका क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि सबसे ध्यान किसने चाहिए, आकलन पे। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती है। आकलन की प्रक्रिया कब चलती है, दुर्गेश मैडम, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी दौरान क्या चलेगा, आकलन। कोई गलती करोगे तो फीडबैक। फीडबैक का मतलब पृष्ठ पोषण। जैसे आपने खाना बनाना सिखाया अल्पना को, अब अल्पना ने रोटी टेढ़ी कर दी तो आप फीडबैक दोगे कि बेटा ऐसी नहीं ऐसी करो। तो ये क्या हुआ, फीडबैक। जैसे कुछ लड़कियां क्या करती हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रोटी को बड़े, उस पर रोटी लंबा लंबा वो बेल दिया और उनके पास इतने इतने गोल वो होते हैं सर्किल, और वो ऐसे जल्दी जल्दी काट दिया तो एक साथ 5 रोटी बन गई। कलेश खत्म। कौन गोल बनाए, कौन कोने मिलाए। सबसे बढ़िया बड़ा सा उनका वो होता है पटा टाइप का, उस पर लंबा लंबा आटा बेल दिया और सर्किल उठाया, ये 5 रोटी बन गई। गोलाई में नाप के देख लो प्रकार से 1 इंच भी। तो जो आप बताते हो कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये होता है फीडबैक। क्लियर हो गया। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बता देना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया सिखाने के दौरान चलती है, तभी तो आप क्या दोगे, पृष्ठ पोषण, फीडबैक। जैसे अगर प्रियंका यहाँ पढ़ाएगी और जो कोई गलती करेगी तभी तो हम इसे बताएंगे बेटा ये गलती मत करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्लियर, आगे आ जाओ। मौखिक भाषा के सतत आकलन का बेहतर तरीका विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्या मतलब है इसका, रचना तुम बहुत लेट चलती हो, ओ सॉरी अल्पना तुम बहुत लेट रहती हो। तुम यहाँ ऐसे भी कह सकती हो बेटी, ऐसे बोलो बेटी कि सर इसका मतलब है कि बच्चे को हर टॉपिक पे बात करवाना। विभिन्न संदर्भों का मतलब अब हर टॉपिक पे। अब उसका क्या बेटा, कविता सुनाओ। उनने क्या कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, वो शुरू हो गई। तो ये एक संदर्भ में बात हुई। बेटा आप अपनी नानी घर गए थे, बताओ नानी घर तुमने क्या क्या खाया, क्या क्या देखा, ये हो गई विभिन्न संदर्भों में। आप अपने दादा के यहाँ गए थे, बताओ दादा के यहाँ कौन कौन से एनिमल मिले आपको, तो ये क्या हो गया, विभिन्न संदर्भों में। बेटा आप कल कहाँ गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे, क्यों गए थे, ... तो बच्चा जो आपसे विभिन्न संदर्भों में विभिन्न टॉपिक पे बात कर रहा है, ये क्या है। असल में मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि जो आप लोगों के दिमाग में है वो ही मेरी साइकोलॉजी है और वो ही मैं पढ़ाता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है साइकोलॉजी किसी दूसरी ग्रह की वस्तु है, साइकोलॉजी कोई दूसरी दुनिया की चीज़ है। मेरे लिए साइकोलॉजी का मतलब यह है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और तुम्हारे लिए साइकोलॉजी का मतलब है कोई मंगल ग्रह की चीज़ या कोई दूसरी दुनिया की चीज़। जैसे केमिस्ट्री, तुम्हें क्या लगता है, और ये केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये तो कोई दूसरी दुनिया की चीज़ है। अरे तुम क्रीम लगाते हो उसमें क्या है, केमिस्ट्री। तुम साबुन का इस्तेमाल करते हो उसमें क्या है, केमिस्ट्री। तुम मेकअप करते हो उसमें क्या है, केमिस्ट्री। भाई जब मेकअप करते हो तो जिस तरीके से करते हो उसी तरीके से उतारते हो। अगर तुम मेकअप को ना उतारो तो क्या होगा, आपका चेहरा बेकार हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ क्या है, केमिस्ट्री। कुछ कहना है प्रियंका, तेरी बात बताऊंगा मैं एक, ठीक है, वही वाली कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ होती है, हर जगह होती है। ठीक है, केमिस्ट्री का खेल है नहीं है, सब चीज़ों में है। और बताओ एग्जाम्पल लेके कहाँ कहाँ है, आप जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है, केमिस्ट्री। अब तो तुम ये मान लो कि केमिस्ट्री किसी दूसरी दुनिया की चीज़ है, या एक चीज़ तुम ये मान लो कि जो हमारे आसपास है वही केमिस्ट्री है।
भाई मेरे साथ क्या होता है, मेरी बुद्धि शिक्षक बुद्धि है। मैं जब भी बच्चा देखता हूँ टीचिंग माइंड लगाता हूँ। जैसे ये बच्चा है छोटा वाला जमन, इसको मैंने क्या देखा, ये गली में खड़ा हुआ था, उधर मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ था, तो ये बहुत ध्यान से ऐसे बच्चों को देख रहा था। तो मैंने खट अपनी साइकोलॉजी लगाई, ये टारगेट क्लिक कर रहा है, ये कोई टारगेट क्लिक कर रहा है, इसे कोई बच्चा चाहिए। अचानक इसने बाइक के नीचे बैठा हुआ एक बच्चा देख लिया जो लगभग इसी के साइज का था, और धीरे धीरे से जो उसके पास गया और इसने फिर उधर देखा, और जैसे ही उसका हाथ सही हुआ इनने मुंह से काटा, और इतनी तेज काटा कि वो बहुत तेज चीखा और वो भाग गया। वो टारगेट ढूंढ रहा था, क्योंकि बच्चे में जब कैल्शियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, तो दांत रौरे आते हैं, दांतों को काटना था। तो उसने कितना ट्रेन काटा और वो बच्चा चीखता रह गया। अब उसकी मम्मी आई, कौन काट गया, कौन काट गया, हमें भी क्या पता कौन काट गया काट गया तो काट गया भाई, हमें क्या पता कौन काट गया। फिर पूछा, बोले तुमने देखा मेरे बच्चे को किसी ने मुझे नहीं पता कौन काट गया। तो अब आपकी अगर शिक्षक बुद्धि है तो आपके लिए बहुत बड़ी घटना है, और अगर जनरल बुद्धि है, घटनाएं होती रहती है। एक बच्चा अगर क्लास में आके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और आप अपना माइंड लगा रहे हो, जो घर की हैबिट थी वही हैबिट इसकी यहाँ है, क्योंकि अभी ये अनुशासन में आया नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आप अपने मन को शिक्षक मन बना लोगे, लेकिन भाई वही बात है, त्याग तो देना पड़ेगा। लेकिन तुम असल में जिन कामों में फंसे हुए हो उसमें मज़ा बहुत है, उसमें प्लेजर बहुत है, उसमें सुकून बहुत है, तो वो छोड़ो भी कैसे। अगर मुझे पबजी खेलने की लत है तो मेरे लिए पबजी बहुत बड़ी चीज़ है, ना कि पढ़ाई। क्यों भाई? तो आप अपना वो चीज़ छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई का सीधा मतलब है कष्ट। पढ़ाई का सीधा मतलब, पढ़ना चाहता कौन है हमें तो बताओ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 किताबें और मंगाई हैं फिलॉसफी की, और 2 किताबों में जो और मंगाई हैं फिलॉसफी की, एक मैं पढ़ चुका। बस अंतर क्या है, जब रात को सोते हैं तो एक किताब सीने पे पड़ी होती है, सुबह को उठो वो इधर आ जाती है। मतलब वो किताब जहाँ भी जाना है साथ में रखना है। तो ये क्या है, मज़ा। अब तुम्हें मज़ा आ रहा है दूसरे कामों में, तो भाई फिर पढ़ाई छोड़ दो, तो दूसरे काम कर लो। बहुत आसान सा गणित है सरकारी नौकरी का, जो तुम्हारा मज़ा है वो कैसे करके पढ़ाई में लाना है। जहां तुम ये पता लगाओ पूरे दिन भर में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है। अगर वो पढ़ाई है तो ठीक है, और वो नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फिजा मैडम है तुम्हारी, ये संदर्भ ग्रंथ पढ़ती हैं। किताबें 2 तरीके की होती हैं, एक संदर्भ ग्रंथ होते हैं, इतने इतने मोटे होते हैं साइकोलॉजी के। अगर मन है तो मनी के बारे में है, अगर गेस्टाल्टवाद है तो गेस्टाल्टवादियों के बारे में है। तो इसमें क्या होता है कि वो उसको पढ़ती हैं, तो ये क्या रुचि है। चाहे तो मोबाइल चला सकती है, चाहे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक कुछ भी चला सकती है, बट नहीं, किताब पढ़िए, पास में पढ़ा, फिर सो गए, फिर उठे, फिर किताब पढ़ी, फिर सो गए। किचन में भी काम कर रही है मैडम, तो किचन में भी किताब पढ़िए। कई बार डांटना पड़ता है, किताब ख़राब हो जाएगी, किचन में चीज़ें पानी नहीं आ गया तो ख़राब हो जाती है। तो आप तय करो कि आपका मज़ा कहाँ पर है। अगर वो मज़ा पढ़ाई में नहीं है तो तत्काल वो चीज़ छोड़ दो, अगर जॉब चाह रहे हो, वरना फिर आ जाओ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है सुपर टैट में, वो यही बोली, तो मैंने कहा बेटा तुम आज 30 साल के हो गए, तो तुमने 21 साल से लेकर 27 साल तक क्या करा? सर जी हमने सिलाई कढ़ाई ये करी। क्योंकि उसका मज़ा किस में था? सिलाई कढ़ाई में। और अब चोट किस में कर रही है? पढ़ाई में। तो कैसे बात बन जाएगी? साथ समझ रहे हो ना? अब एक लड़की है घर को खूब पोछा लगा रही है, खूब झाड़ू सफाई करे हुए, क्या फ़ायदा अगर जॉब नहीं लगी तो कहने का मतलब ये है, मन जो है ये ऐसी चीज़ है, एक पे फोकस हो सकता है ना कि 2 पे। अब पता लगा एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, अब दोनों लग के बात कर रहे हैं, दोनों मिलने जा रहे हैं, दोनों खूब बतिया रहे हैं, तो पढ़ाई फिर कहाँ हो पाएगी? पढ़ाई का सीधा कॉन्सेप्ट है ब्रेन शार्प, माइंड कतई एकांत चाहिए, अकेला चाहिए, तो पढ़ाई नहीं होती है। अब यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, अगर आपने एक डॉग पाल रखा है, आपने एक कैट पाल रखी है, आपने मान के चलो कोई भी पेट्स पाल रखा है, अब क्या है, वो बीमार तो तुम बीमार, उसको कोई लात मार गया तो तुम ढूंढ रहे हो हाँ भाई कौन था। आप समझ रहे हो ना कितनी प्रॉब्लम फंस जाते हो। तो इसलिए जब तक पढ़ रहे हो अपने माइंड को कतई फ्रेश रखो, और जो मज़ा है वो खींच खांच के कहाँ लाओ? पढ़ाई में। अगर आ गया तो फिर मैं भी कोई चीज़ नहीं हूँ, तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर मुझे जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारा खुद हो जाएगा। इसलिए टीचर का पहला उद्देश्य बच्चे में रुचि उत्पन्न करना, नहीं तो आप घोड़े को खींचकर तालाब तक ला सकते हो पर पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर मैं मैडम से कहूँ कि पढ़ो पढ़ो, मैडम का मन नहीं है, तो मैं इन्हें तालाब तक खींचकर ला तो सकता हूँ पर पानी पीने के लिए बाध्य। और वही आपके साथ हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स के कहने पर या अपने घर वालों के कहने पर यहाँ आ तो रहे हो, असल में आपका पढ़ाई में कोई मन नहीं। और जिनका है
उनकी बात ही अलग है, वो जवाब दे रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ बात करूँगा कि यदि कोई बालक बड़ो, ये है कि मौखिक भाषा के सतत आकलन का बेहतर तरीका जो है विभिन्न संदर्भों में बात, बच्चा पकड़ लिया, जैसे मैं भी पकड़ लेता हूँ, हाँ बेटा बताओ कहाँ पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे घर पे और क्या क्या हो रहा है, तुम पिछली बार घूमने कहाँ गए थे, तो मैं उससे कई बातें कर लेता हूँ। जैसे कभी कभी अगर मैं शॉप पे बैठा होता हूँ, कोई छोटा बच्चा आ जाता है किसी पेरेंट्स के साथ में, तो मैं उससे बात करने लगता हूँ। जैसे परसों एक बच्चा आया था तो मैंने उससे बात करी थी, बेटा आप कहाँ पढ़ रहे हो, मैं उसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा आप पिछली बार घूमने कहाँ गए थे, मैं वहाँ गया था। अच्छा, तो थोड़ी देर में मुझसे हिल गया, खूब बात करने लगा वो। तो आपको क्या करना है, उससे विभिन्न संदर्भों में बात करना है। अब एक दिन दूसरा बच्चा आया, मैंने बेटा तुम्हारा स्कूल कौन सा है, वो भाग गया, पापा को पकड़ लिया ऐसे, पापा कहे छोड़ छोड़ बेटा इधर आओ, फिर पकड़ लिया। हमारा बच्चा शर्मीला बहुत है, वो शर्मीला नहीं है, उसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि वो विभिन्न संदर्भों में अपनी बात रख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाओ ये, यदि कोई बालक वर्णों या शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित कर रहा है, कोई भी बच्चा है वो कोई भी वर्ण है या शब्द जैसे का, खा, छोटा आ, ई, इसको गलत तरीके से उच्चारित कर रहा है, तो क्या करोगे? उसको बताएंगे। तो यही कह रहा है कि गलत तरीके से उच्चारित कर रहा है, तो आप सहजता से उसे अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे रोकें ना, वरना वो डर जाएगा। भाई कोई बच्चा अपनी बात रख रहा है पर उसे गलत तरीके से बोल रहा है, तो पहले उसे उसकी बात रखने दो। वो कह रहा है रोटी को लोटी, तो कहने दो। अगर वो कह रहा है कि अल्पना खाना खा रहा है, तो उसे कहने दो। जब वो अपनी बात कह लेगा फिर समझाओ कि बेटा ये अल्पना कौन है, लड़की, तो लड़की के लिए क्या आता है, रही है, अल्पना खाना खा रही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि अगर कोई बच्चा गलत तरीके से उच्चारण कर रहा है तो रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, डांटना नहीं है, उसे अपनी बात सहजता से रखने दो। अगर तुमने उस दौरान टोक दिया तो वो इतना डर जाएगा कभी अपनी बात कह नहीं पाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला देखो, भाषा आकलन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। असल में ये काम मैं आपके साथ अभी करूंगा। क्या करूंगा, जैसे ये आपको संपादकीय पेज या ट्यूटोरियल दूंगा, तो पहला काम मैं क्या, ये मैं भाषा का आकलन ही तो करने आया हूँ आज, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो सामग्री है, तो ये सब क्या है भाई, जितना जो है ये क्या है, सामग्री है। इस सामग्री पे, ये जो सामग्री है आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इस सामग्री पे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पढ़वाऊंगा, पढ़वाने के बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा। अब प्रश्न पूछने के बाद आपसे पूछूंगा, आप अपनी प्रतिक्रिया बताओ। जैसे जो लिखा है लंपी वायरस का खतरा, तो लंपी वायरस का मैटर क्या है, ये गाँव में जो गाय होती हैं काऊ, उनमें लंपी वायरस लग रहा है। तो मैं इससे आपसे प्रश्न पूछूंगा और इससे क्या करूंगा, आपकी प्रतिक्रिया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बात आ गई समझ में। यही तो है जो पढ़ाया जाएगा, इसका प्रैक्टिकल हो जाए तो मज़ा ही अलग है। ठीक है, पर असल में ये चीज़ ना तो कोई टीचर कर पाते, ना बच्चे को समझा पाते। प्रॉब्लम ये आती है, फिर मैं एक चीज़ बताऊं, रेलवे, बैंक, एसएससी पढ़ाने में कोई कलेश नहीं है, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, पर शिक्षक भर्ती के लिए एक्सपीरियंस होल्डर टीचर बहुत ज़रूरी है। और ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर जो 2-3 आयोगों में काम कर चुका हो, जो बच्चों के बीच काम कर चुका हो, जो टीचरों के बीच काम कर चुका हो, जो प्रोफेसरों के अंडर में काम कर चुका हो, तो वहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस दे देगा। अब फिजा मैडम क्यों तुम्हें अच्छे समझा देती हैं, उनने बाकायदा असली टीचिंग करी है। और तुमने टीचिंग कैसी करी है, जैसे कि मैडम ने बताया था कि वो हमारे पिताजी का ही स्कूल था, तो पिताजी के स्कूल में आरती मैडम ने क्या टीचिंग करी होगी, हाँ हड़काया ही होगा टीचरों को। हम मालिक, तो मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होते हैं। तो कहने का मतलब, जब आप तक आप बच्चों के बीच उतरोगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। अब इसके बाद जो देखो नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई। वर्णों की पहचान भी, वर्णों की पहचान भी पढ़ने की क्षमता का आकलन का बेहतर तरीका है। अब बच्चा छुटकी है, कैसा बच्चा, छुटकी। अगर वो बच्चा वर्णों की पहचान कर पा रहा है, बच्चा वर्णों की पहचान कर पा रहा है, तो ये भी एक आकलन का बेहतर तरीका है। क्लियर हो गया, ये बात समझ, बहुत जनरल सी बात है ये। ठीक है, अब आगे आ जाओ। बच्चों को चित्र वर्णन, बच्चों को और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। तो हमें कोई ये समझाओ, ये कहना क्या चाह रहा है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। इसका क्या, कोई पिक्चर दिखा के तो उसमें क्वेश्चन पूछे
मेरे को वो उसको मतलब देखकर उसको बताए कि आप एग्जाम्पल देके समझाओ ना, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ चुका, लेकिन ये विषय ऐसा है मैडम कि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सर जैसे कि जंगल की पिक्चर दिखाई देती है बच्चों को, सर उसमें मैंने पूछा ये क्या है, क्या मैंने ही बता दिया? ये तो जैसे है, इसका कोई नाम हो सकता है? तो जैसे मतलब कौवे बड़ी वाली कहानी होती है, उसका हमें पिक्चर दिखाया। चलो पानी है, ठीक है, और कौवा कहाँ है अभी? कौवा बनेगा कैसे? सर ऐसे खा नहीं तो कौवा बन गया, ठीक है। फिर ये कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, ठीक है, अगला मटका फिर बनाओ, 4 मटके बनेंगे। कौवा पहले मटके में यहाँ आके बैठेगा, ठीक है, पहले मटके में यहाँ आके बैठेगा, और दूसरे मटके में ठीक है, तो दूसरे मटके में छोटे बच्चों को कुछ काम तो कराए, भले टीचर मैं पीजीटी का हूँ या जो भी रहा, लेकिन काम तो बच्चे को कुछ कराए। अगले मटके में इसने क्या करा, यहाँ अगली बार कौवा यहाँ बैठा, कहाँ बैठा? कौवा यहाँ बैठा, इसने चोट से कंकड़ उठाए, कंकड़ डाले, फिर अंत में कौवा यहाँ बैठ के पानी का लेवल जो है वो यहाँ पे आ गया। और इसकी चोंच उल्टी होनी चाहिए ना, कि पैर जब कुल मिला के आप ये समझ लो कि अब बच्चे को जब मैं चित्र दिखाए, क्या कह रहा है कि बच्चे को चित्र वर्णन, एक चित्र बनाया, अब बच्चा वर्णन करेगा, सर जी कौवा था, कैसा था? प्यासा था, मटके में पानी जमीन पे था, अब की बार ने प्रयास किया, आज सफलता हाथ लगी, अगली बार कंकड़ उठाए और पानी में डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया। ये क्या होता है? वर्णन करना। आप बनाओगे वर्णन, बच्चा करेगा, क्लियर? प्रश्न पूछना, अब प्रश्न पूछो और अब सर दो कि बेटा बताओ अगर वो ऐसा नहीं करता तो पानी कैसे मिलता, बात आई समझ में? ऐसे कई चित्र हैं, एक लोमड़ी खट्टे अंगूर वाले, और वो मैंने कहानी सुनाई थी, वो क्या खाता था? सुराही वाला। अब इसका माइंड चल रहा है, सारस और लोमड़ी की कहानी। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्णन करना, और फिर प्रश्न भी पूछना, ठीक है। अगला देखो क्या है, कहाँ गए ये? बच्चों की विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवलोकन। ये तो वही वाली बात है, जैसे बच्चे कभी कभी बात करते हो तो मैं ध्यान देता हूँ कि बच्चे किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हें ये लगता है जैसे मैं जल्दी से आता हूँ तो कुछ ना कुछ तुम लोग आपस में बात करते रहते हो, तो बात कुछ ना कुछ मुझे समझ में आ जाती है, तो अंदाज लगता है कि आप विभिन्न संदर्भों बात कर रहे हो, क्योंकि अभी तो तुम स्टूडेंट हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ खिचपिच 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 खिचपिच, और सबसे पहले अगर कोई करता है तो हाँ नंबर 1 पे, इसे सबसे पहले तुम देखना यही शुरू होगी आराम से। वो तो करा क्या जाए, एक सहेली छुड़वाई तो दूसरी फिर आ गई, अब इसका भी पत्ता साफ करना पड़ेगा, तब ये पड़ेगी अकेले, और जब ये अकेले पड़ेगी अब किससे बोलेगी? अरे हाँ एक मैडम और हैं। तो कुल मिला के ये तो वही वाली बात है पुरानी वाली कि बच्चे का विभिन्न संदर्भों भाषा। अब अवलोकन का मतलब देखना, अवलोकन का मतलब देखना। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा कह रहा है कि पापा खाना खा रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बेटा पापा खाना खा रहे हैं, दादी खाना खा रही हैं। अगला कह रहे हैं आकलन बच्चे की क्षमता का ही नहीं, अरे बड़ी अच्छी बात आई है कि आकलन बच्चे की क्षमता का ही नहीं बल्कि शिक्षक की शिक्षण क्षमता का भी होता है। बात आई समझ में? अगर एक बच्चा फेल होता है तो मान सकते हैं गलती जो है वो बच्चे की है, लेकिन अगर आधे बच्चे फेल हो रहे हैं तो गलती बच्चे की नहीं स्कूल की है। और मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं तुम्हें हंसी आ जाएगी। हंसी ये है कि अगर एक सरकारी स्कूल का बच्चा फेल होता है तो गलती बच्चे की होती है, क्योंकि बच्चा दिमाग से कमज़ोर है। लेकिन अगर एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा फेल होता है तो टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है, टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो गलती जो है वो बच्चे की नहीं टीचर की होती है। हे परमपिता परमेश्वर, ये तुम्हारा कैसा न्याय है कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वहां उसकी गलती नहीं है, किसकी? वो वहां टीचर की गलती नहीं है, वहां गलती है बच्चे की। और प्राइवेट स्कूल का बच्चा अगर फेल होता है तो गलती किसकी है?
ये कैसा न्याय, तुम्हारा डॉगी डॉगी और हमारा डॉगी, कैसा नियम भाई, एक ही नियम पे आ जाओ। तो वो यही चीज़ है कि गलती बच्चे की नहीं होती, गलती टीचर की होती है। अगर टीचर सही से समझा नहीं पा रहा है, एग्जाम्पल सोच के देखो कि मैं आपसे कहता आप लिखो, रटो और याद कर लो तो आप कर लेते, पर जे आकलन, जे मापन, जे मूल्यांकन क्या समझ में आ जाता? नहीं आता ना। तो टीचर को तो ऐसा है जो आकलन है बच्चे का ही नहीं होता है, टीचर का भी होता है। अगर बच्चा जो है सही से बात नहीं रख पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, तो गलती किसकी है? टीचर की भी है, दोनों का है। और टीचर को अपनी प्रक्रिया में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। भाई एक तरीका तो जे मैं यहाँ आया, अब मैं आते ही शुरू कर देता यहाँ से ये आकलन, जे मापन, जे सीसी, जे पोर्टफोलियो क्रम पर, और तुम पढ़ना शुरू कर देता। पर मैंने क्या करा? पहले तुम्हें समझाया आकलन, पहले समझाया मूल्यांकन क्या है, फिर आकलन क्या है, फिर मापन क्या है, फिर सीसी क्या है। बात आई समझ में? तो मूल्यांकन किसका होता है? टीचर की शिक्षण क्षमता या टीचर क्वालिटी का भी होता है। कहानी शब्द सा ना सुनकर बच्चे से उसकी भाषा में सुनिए, या बच्चे से कहो कि बेटा कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देके बताना। बच्चा अगर कहानी सुना रहा है, अल्पना पानी दे। मतलब जैसे क्या कहते हैं, बच्चे अपनी शब्दों में सुनाओ। मतलब जैसे तुम्हें कहानी आ रही है, अपने ही शब्दों में बोल के सुनाओ। जैसे सुनाओ कहानी, कोई कहानी सुनाओ। वो कहानी सुनी ईदगाह, ईदगाह कहानी सुनी है? ले सुना, ले सुना। अब माइक के सामने नहीं, आप क्या ये भूलना होता क्या है? मुझे ये तो बताओ, हामिद वाली कहानी किसको याद है? सर एक लड़का था, एक लड़का था, वो मेला देखने गया, वो मेला देखने गया, गरीब था। हाँ हाँ, उसकी मम्मी जो थी रोटी सेकते थे, उनका हाथ जल जाता था। ठीक है। तो क्या नाम, वो लड़का एक दिन मेला देखने गया, उसकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए होंगे चीज खाने के लिए। तो वो लड़का जब मेला में गया तो उसने देखा चिमटा बिकते हुए, चिमटा बिकते हुए, हाँ, चिमटा ले आया। वेरी गुड। उसके बाद में उसकी मम्मी का हाथ जलना बंद हो गया, उसकी मम्मी को लाकर दे दिया। उसकी मम्मी ने सोचा इनको मेरे बेटे ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए। मतलब ये कहानी थी। अब तू भूल गई फिर से? तो ऐसा है शिवानी ना। तो कहने का मतलब ये कि एक लड़का था हामिद, और हामिद का क्या था, ईदगाह के मेले में गया, उसको कुछ पैसे मिले थे अपने खिलौने और सामान खरीदने के लिए। वो एक खिलौना डिसाइड करके गया था कि उसको वो खिलौना लेना है। लेकिन जब वो खिलौना लेने गया तो उसे एक बात ध्यान आई कि उसकी मम्मी जब रोटी सेकती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं एक चिमटा ले लूँ, उससे उनके हाथ ना जलें। ये कहानी थी। ये कहानी तुमने बच्चे को सुना दी। अब बच्चे से उन्हीं शब्दों में नहीं सुनना है, बल्कि उसके शब्द। बात आई है समझ में? हाँ, अब रचना ने सुनी किसी दूसरी फॉर्म में होगी। ठीक, कि बच्चे को जो भी कहानी सुनाओ उनकी भाषा में सुनो। ये नहीं कि जिस शब्दों में हमने सुनाई है उसी शब्दों में लिखो। जैसे कई बार जब कॉपी चेक होती हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाता है ये नकल करी हुई है, ये बच्चे के अपने शब्द हैं। अगर किताब की भाषा डिक्टो छाप रखी है, उसका तो काम ही पढ़ना पढ़ाना, 2 मिनट समझ आता है। जैसे हम जो लोग ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर को देख के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस किताब से आया है। इसका मतलब जो एग्जाम बनाने वाला एग्जामिनर है उसकी मेज पे कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं, हमें सटीक अंदाज लग जाता है कि आपका जो पेपर बना हुआ है वो पेपर बनाने में एग्जामिनर ने किन किन किताबों का सहारा लिया है। इसे कहते हैं समझ, कि आप कहाँ से क्या है। तो ये बात पूरी हो गई कि कहानी को ना सुने। बच्चे से प्रश्न ज्ञान स्तर के नहीं बल्कि बोध और चिंतन से सुनो। तो यहाँ 3 शब्द हैं, एक ज्ञान स्तर, वो कह रहा है कि बच्चे से जो सवाल पूछें, कहानी सुन, भाई कहानी सुनाओगे फिर सवाल ही पूछोगे, तो वो ज्ञान स्तर के ना पूछ के बोध और, तो पहले तो बताओ ये बोध स्तर क्या, वो ज्ञान स्तर क्या है। जैसे अगर हामिद से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा हामिद कहाँ गया था, तो ये है ज्ञान स्तर, सबसे गंदा और बेकार स्तर। अब मैं पूछूंगा अच्छा ये बताओ बोध, कि हामिद ने क्या सोचा जब खिलौने खरीदने गया, तो क्या सोचा, क्या था। तो जे जो नहीं सोचा या जो क्या लाना था लाया, जे हो गया बोध, समझ। अब चिंतन स्तर क्या हो गया, हामिद क्यों लाया, मतलब हामिद कहाँ गया, ईदगाह,
जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? ज्ञान स्तर। महात्मा गांधी ने कुल कितने आंदोलनों में भाग लिया? बोध स्तर। महात्मा गांधी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? चिंतन स्तर। क्लियर हो गया ये चीज? तो वैसे ही अगर हामिद का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हामिद जो है वो कहाँ गया था ईदगाह के मेले में, तो क्या कहेंगे? ज्ञान स्तर। और अगर उसकी समझ क्या थी खिलौनों को और चिमटे को लेके, ये बोध स्तर। उनने ऐसा क्यों किया, ये क्या है? तो बच्चे से ना तो ज्ञान स्तर की बात करें, किसकी करें? बोध की और चिंतन स्तर की। इसका एक नाम और है, इसमें कह रहे हैं कि प्रश्न बंद नहीं खुले पूछना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ये पूछ लूँ कि हामिद ने क्या क्या खरीदा, तो ये बंद क्वेश्चन है। इसको कौन सा क्वेश्चन है? बंद क्वेश्चन है। और मैं ये पूछूं कि हामिद ने क्यों खरीदा, तो इसका क्या है? इसको समझने के लिए तुम्हें 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। ये समझने के लिए तुम्हें 2 वर्ड, अब बताओ वो 2 वर्ड मेरे माइंड में कौन से चल रहे हैं, तो मैं जानूं। वो 2 वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। इसको समझ पहले, एक होता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अब तुम जो देख रहे हो, बताओ अभिसारी चिंतन क्या होता है? क्या बात है, चलो बढ़िया है, याद रियाज की ट्रिक बता दूं, नए लोग हैं। जे भा में क्या है? घुंडी है या बिंदु है? तो इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका एक आंसर हो सकता है, या एक ही बिंदु पर सोचना। और अपसारी का मतलब जिसके कई आंसर हो सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं बंद, बंद प्रश्न वाला। कैसा? बंद, या बंद उत्तर वाला प्रश्न नहीं, बंद उत्तर वाले क्वेश्चन, और जो खुले उत्तर वाले। आप ऐसे समझो कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हामिद ने ईदगाह से क्या खरीदा, तो आंसर क्या है? ये बंद आंसर है, इसका एक ही आंसर होगा। इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन, लिमिटेड तरीके से बांध देना। अब तुम पूछो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो ये हो गया अपसारी, जहाँ पे वो ब्रॉड तरीके से कई आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये भी हो सकता है माँ की हेल्प के लिए, दूसरा आंसर ये हो सकता है माँ की उंगलियां ना जलें, तीसरा ये हो सकता है माँ से लव करना। भाई कई बार आपको लगता है कि माँ से लव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्या होता है? खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले उत्तर। और अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जैसे अगर मैं ये पूछूंगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होगा पोरबंदर गुजरात, तो ये बंद आंसर वाला क्वेश्चन होगा और इसका क्वेश्चन का आंसर एक होगा। और मैं पूछूंगा महात्मा गांधी के जीवन से क्या सीख मिली, तो इसके कई आंसर हैं। कोई कहेगा अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई कहेगा सत्य बोलना चाहिए, तो ये क्या है? खुले अंत वाले। क्लियर हो गया? शिक्षक द्वारा कहानी सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति क्या होती है? मतलब आप बच्चे को कहानी सुनाते हो तो बच्चे की कल्पना शक्ति विकसित होती है। अब भाषा आकलन के उद्देश्य, भाषा आकलन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब क्लियर हो गया? वही वाली बात, वो नोयला सांप। तो उद्देश्य क्या था? बच्चे को ये बताना बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन कैमरे की वजह से मैं वो दे नहीं सकता। ठीक है, बाद में दूंगा। देखो मैडम समझ गई। मैडम समझ गई। चलो कोई नहीं, बाद में वो एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ भाषा आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, कोई पकड़ लेगा वहीं पे, काटने में बहुत समय लगता है। फिर देखिए, उद्देश्य का मतलब क्लियर हो गया। जैसे अब अगर ये शिवानी ढेर सारा सामान इकट्ठा करके लाइए चाय वाय बनाने का, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? चाय पीना, बनाना भी नहीं, चाय पीना। भाई कोई आदमी दृष्टि के ढेर सारे नोट्स ले आया, तो इससे उद्देश्य नहीं हो रहा। उद्देश्य कब हो रहा है? जब वो IAS बन जाएगा। तो उद्देश्य का मतलब समझ में आ गए? अगर कोई लड़की पढ़ने का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, तो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब पाना, CTET क्वालिफाई करना। ठीक है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। अच्छा, होगी नहीं होगी? अब अगर मैं तुम्हारा कोई टेस्ट ना लूँ, कोई मूल्यांकन ना करूँ, तुम लोगों के अंदर नीरसता आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी। लेकिन जब लगातार फीडबैक होगा, अब जैसे आज एक्टिविटी होगी, तो इससे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर क्या होगा? उन्नत बनोगे, और एक तरीके से तुम्हारे अंदर क्या होगा? एक रुचि आएगी काम के प्रति। ठीक है, अभी क्लियर भी होने वाला है किसमें है कितना दम, कौन है बाजीराव। बच्चे की समस्या या आवश्यकता को पहचानना, इसको समझना,
पता लगा कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तुम कह रहे हो याद करके सुना, याद करके सुना, अब वो बेचारा सुन ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता को समझना, उसकी आवश्यकता को कि भैया उसको क्या चाहिए। तो बच्चे की समस्या या आवश्यकता को पहचानना, सीखना, सीखने में बच्चे की भाषा उन्नति के विषय में अभिभावकों और शिक्षकों को बताना। 3 काम है यहाँ पे। कितने काम है? 3 काम है। 3 काम कौन कौन से? नंबर 1 बच्चे की आवश्यकता को पहचानना, दूसरा उसके अभिभावकों को बताना, तीसरा शिक्षकों को बताना। इसका मतलब ये है कि जैसे आप बच्चे को सिखा रहे हो, अच्छा काम कर रहा है, तो इससे तो क्या हो रहा है, उसकी आवश्यकता पता लग रही है। जैसे मैडम को घर पे काम बहुत रहता है, तो टीचर को पता लग गया कि मैडम को काम बहुत रहता है, तो इनसे एक्स्ट्रा काम इनको ना दिया जाए। अब यहाँ कुछ छुट्टे लोग हैं, छुट्टा हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, जैसे 2-3 हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, तो उनका काम कराया जा सकता है उनसे कि इतना होमवर्क कर दो। तो ये क्या है? बच्चे की आवश्यकता को पहचानना। और जो उन्नति कर रहा है तो सबसे पहले अभिभावकों को बताना। पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं तो जब आप अभिभावकों को बताते हैं कि आपका बच्चा हिंदी बोलने में बहुत अच्छा है, तो अभिभावक ये बात मम्मी को बताएं घर पे जाके, या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, तो बच्चा मोटिवेट होता है। फिर लोग उसे इज्जत देते हैं, घर वाले, अरे बेटा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो उसका क्या होता है? सम्मान होता है। तो वो अपने आप को क्या करता है? ग्रो। और अगर इसका उल्टा करूँ, मैं रचना के भैया को बुलाऊँ और कहूँ देखो भैया रचना कतई नहीं पढ़ रही है, ये बेकार है, अब वो क्या करेगा? घर जाके डांटेगा, पापा को बताएगा, मम्मी को, तो इंप्रेशन आएगा निगेटिव। तो क्या होगा? अब इसका उल्टा कर दो, मैं भैया को बुलाऊं, रचना बहुत अच्छे से बोलती है, रचना बहुत पढ़ाती है, अब वो यही बात जाके बताएगा घर में। अब लोग ऐसा क्या करेंगे? मोटिवेट, अरे इससे काम मत करवाओ, ये बहुत अच्छा पढ़ती है। बात आई समझ में? दूसरा क्या है? शिक्षकों को बताओ। ऐसे मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मैंने मैथ वाले को बता दी कि एक स्टूडेंट है अल्पना जो बहुत अच्छे से बोलती है। अब मैथ वाला आया, अरे अल्पना कौन है? हाथ उठाओ, मैं हूँ। अच्छा बेटा तुम बहुत अच्छे से बोलती हो, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उनके लिए। तो ये क्या है? बच्चा मोटिवेट होता है। यदि बालक गलतियाँ कर रहा है तो केवल उसकी गलती पर ही ध्यान ना दें। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो जे नहीं पीछे पड़ जाओ उसके, तू गलती करेगा, नहीं, उससे गलतियों पे ध्यान ना दो, बल्कि क्या करवाओ? सुधार करवाओ। ऐसा नहीं किसी बच्चे ने कोई मिस्टेक मार दी, अब हमारे स्टूडेंट तो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक मारते हैं, तो हम कुछ कहते कोई ना है, हम धीरे धीरे करके क्या कराते हैं? सुधार करवाते हैं। वरना गलतियाँ तो इतनी खतरनाक करते हैं, फिर ये बैठा है, इससे इतना समझाया कॉन्सेप्ट, और आज ये क्या कह रही है? सर जी हम भूल गए। जब कोई स्टूडेंट ये बात कहता है, और वो भी कब? जब टीचर ने अपना 100% दिया हो। यहाँ समझाने के 2 तरीके होते हैं मैडम। एक तो ये होता है कि टीचर ने अपना 100% नहीं दिया, उल्टा सीधा पढ़ा दिया, तब बच्चा तुमको नहीं सुना पा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप अपना 100% मेहनत के साथ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और बेटा जब वो बच्चा उसको उगल नहीं पाता है तो दुख होता है, फिर मन पता क्या कहता है? इसका तो कुछ। लेकिन तब भी हम ये बात नहीं मानते, हम बच्चे पे फोकस ना करके हम यही मानते हैं कमी कहीं ना कहीं हम में रही होगी, ताकि हम बच्चे को सही से नहीं समझा पाए। अगर आज ये स्टूडेंट जो है ये ठीक ढंग से इस टॉपिक को प्रेजेंट नहीं कर पाई, तो मैं गलती इसकी नहीं मान रहा, मैं गलती किसकी मान रहा हूँ? अपनी। किसी गलती मान रहा हूँ? अपनी, कि मेरे समझाने में ही कमी थी कि बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यदि बालक गलती कर रहा है, गलतियों पर ध्यान ना दें। अब आ जाओ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया है, बस कुछ तथ्य पकड़ लो। भाषा में CCE कॉन्टिन्यूस कंप्रेसिव एवोल्यूशन का उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। अगर आप बच्चे से बार बार बुलवा रहे हो, बार बार उसके टेस्ट ले रहे हो, इसका मतलब है क्या वो लिखित रूप में और मौखिक रूप में भाषा प्रयोग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? कैपेसिटी है नहीं है कि बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। तो पहला CCE का उद्देश्य क्या है? कि बच्चा मौखिक और लिखित रूप में उसके अंदर क्षमता डेवलप हो रही नहीं हो रही है, मौखिक रूप में बोलने की और लिखित रूप में लिखने की। एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात, CCE से ही आप भाषाई क्षमता की समग्रता का पता लगा सकते हो, और यह उपयुक्त है, यह ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे बच्चा है, आपने CCE का मतलब लगातार टेस्ट ले रहे हो और उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का ले रहे हो। तो एक तो आप उसका टेस्ट ले रहे हो कि बेटा कल हमने तुम्हें कहानी सुनाई थी, वो कहानी सुनाओ, तो एक तो ये बात भी क्लियर हो रही है। अच्छा कल आप लोग घूमने कहाँ कहाँ गए थे?
सर पहाड़ पे गए थे, बताओ पहाड़ के बारे में तुमने क्या क्या देखा। सर जी हमारी कार ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऊपर जा रही थी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सीसी। मतलब आप बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, और व्यापक का मतलब, सतत का मतलब लगातार, और व्यापक का मतलब ज्ञान का तुमने कर ही लिया। हामिद की कहानी तुमने पूछ भी ली, अब तुमने ये भी तो पूछ लिया, कल घूमने कहाँ गए थे? सर जी नैनीताल गए थे। अच्छा बताओ जब तुम्हारी कार या बस चढ़ रही थी तो कैसे चढ़ रही थी? तो ये क्या हो गया? व्यापक। तो यही कह रहा है कि आप भाषाई क्षमता की समग्रता, इस समग्रता का मतलब है व्यापकता। मैं फिर कह रहा हूं, सीटेट में पहला काउंटर जो तुम्हारा होगा वो भाषा से होगा। तुम्हें लॉक, जैसे प्रियंका के साथ क्या है, पता सब कुछ है, पर शब्दों में ढाल के नहीं उगल पा रही है, तो वो हिसाब आपका है कि पहला जो आपका काउंटर होगा वो भाषा से होगा। अगर जिसकी भाषा की कॉपी मेंटेन नहीं है, जिसकी वर्ड मीनिंग की कॉपी मेंटेन नहीं है, वो यहाँ खेल जाएगा पूरी ताकत से, क्योंकि इसका मतलब क्या है? व्यापकता। और व्यापकता का मतलब क्या है? व्यापक। अगर इन्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, वो समग्रता ही नहीं पकड़ पाए तो क्या पकड़ पाओगे? तो समग्रता का मतलब व्यापकता का पता लगा सकते हैं। वो इतना ही कहना चाह रहा है कि आप व्यापक रूप से, ऐसा नहीं पढ़ाई की बात करो, जैसे हम भी यहाँ पढ़ाई के अलावा और टॉपिकों पर बात करते हैं। ये क्या है? समग्रता। इससे बाल साहित्य की आप कोई संवादात्मक यानी डायलॉग वाली कहानी महत्वपूर्ण है, ताकि बालक बाद में अभिव्यक्ति कर सके। इसमें क्या करेंगे? आप बाल साहित्य लेके आएंगे, और बाल साहित्य बच्चों को पढ़ने को कह दिया कि चंपक की कहानी पढ़ो, एक चंपक था, जे था, वो था, अब इसके डायलॉग बोलो। तुमने ध्यान दिया होगा बच्चों की जो कॉमिक्स होती है, तो वो एक गुड्डा बना होता है, मतलब खरगोश बना होता है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, और उसके मुंह के पास से कोई डॉट होते हैं, और ऐसे करके कुछ होता है, और यहाँ पे कुछ लाइनें होती हैं। देखा, जैसे चाचा चौधरी आता था, पहले हमारे समय में चाचा चौधरी आता था, तो वो चाचा यहाँ खड़े होते थे और मुंह से ऐसे डॉट डॉट होते थे और पूरी होती थी। इसे कहते हैं डायलॉग या संवादात्मक। बात आई समझ में? कि बच्चे को सबसे पहले क्या देना है? कोई ऐसी कॉमिक्स ला के देना है, कोई कहानी जिसमें क्या हो? बाल साहित्य हो, और उसमें डायलॉग हो। तो बच्चे को पहले कहानी पढ़ाना है, फिर डायलॉग सुनवाना है। डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो। बताओ चंपक ने क्या कहा, गिल्लू, ये बात समझ में आ गई? गिल्लू ने क्या कहा, और अपनी अभिव्यक्ति कर सके। अब बताओ यहाँ तक कुछ ऐसा समझ में ना आया हो? ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।